नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां एक बार फिर से आपका केवी स्टूडियो में स्वागत है। कहते हैं जब हिम्मत हो, विश्वास हो और हौसला हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। और रास्ते कोई भी छोटे या बड़े नहीं होते हैं, वो मंजिल तक पहुंचने वाले होने चाहिए। आइए हम मिलते हैं निधि गुप्ता जी से और जानते हैं कि बेगूसराय की सबसे कम उम्र की चार्टर्ड अकाउंटेंट वो कैसे बनी, किस तरह की पढ़ाई की उन्होंने और किस तरह का उन्होंने संकल्प लिया था। मिलते हैं निधि गुप्ता जी से। नमस्कार निधि जी। नमस्ते मैम। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और जब बात आती है गर्ल्स के लिए तो मैं ऐसे ही बहुत खुश हो जाती हूँ कि मुझे गर्ल्स एम्पावरमेंट में बहुत ज़्यादा ये है। यंगेस्ट सीए ऑफ बेगूसराय, ये खिताब आपको मिल चुका है। यस मैम। एक होड़ मची है डॉक्टर बनने की, इंजीनियरिंग बनने की। आपने एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट का शौक़ आपको कब लगा और आपने सीए की तैयारी कब की, सब हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्ते सबको। यहाँ सब मेरे से बड़े हैं। सबसे पहले मैं रोशन सर का थैंक यू करना चाहूँगी, मैम का थैंक यू करना चाहूँगी मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए। यहाँ तक पहले मैं अपने आप के बारे में बता देती हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट निधि गुप्ता। मेरे पापा का नाम मिस्टर कमल कुमार गुप्ता, वो एक बिजनेसमैन है और एक जैसे बिजनेस क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, आपको हर चीज़ मैनेज करके चलना पड़ता है। हमें जैसे बेगूसराय में अगर आप टेंथ के बाद आपको ऑप्शन मिलता है कि आप चूज़ करो वेदर यू वांट टू ऑप्ट फॉर मैथ साइंस, आपको स्ट्रीम अपना चूज़ करना पड़ता है। उस समय क्या होता है, अभी तो फ़िलहाल अगर आप कॉमर्स का देखेंगे तो मार्केट में अवेयरनेस है उसके बारे में, पहले इतना अवेयरनेस नहीं था। जब मैं छोटी थी तो मुझे 5th 6th क्लास तक ऐसा था कि मैं भी डॉक्टरी करूँगी, डॉक्टर बनूँगी आगे चल के। फिर थोड़ी आगे बढ़ी, 9th 10th में पहुँची तो मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगने लगा। मैथ्स में मेरे नॉर्मली 100 में 100 मार्क्स आने लगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगा कि मैं अब इंजीनियरिंग करूँगी। बट जैसे ही 10th क्लास पास हुई तो मुझे लगा कि जैसे हम लोग उस समय तक इतना डिजिटली कनेक्टेड नहीं थे, हर चीज़ के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं था कि कॉमर्स लेके भी इतना अपॉर्चुनिटी मिल सकता है आपको। फिर जैसे ही मुझे पता चला कि अच्छा कॉमर्स लेने से आप सीए बन सकते हो और इतना रेपुटेशन है मार्केट में, और प्लस ये अभी मार्केट में बहुत कम लोग हैं। आप डॉक्टर ढूंढने जाएं तो आपको डॉक्टर भी बहुत मिलेंगे, इंजीनियरिंग तो उससे भी ज़्यादा भी लोग बच्चे कर चुके हैं। मुझे लगा एक सीए एक नया प्रोफेशन रहेगा, खास करके एक बिजनेसमैन की बेटी होने के नाते ऐसा लगा। गुण तो है आपके अंदर। एक लोग कहते हैं कि बिजनेस जो पैसा कमाता है वही पैसा, मतलब बिजनेस में एक होता है आप पूंजी लगाइए, तो कॉमर्स का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसे ही जाता है। ये पूंजी हुआ आपका, ये नफ़ा हुआ, उस तरह से नेट प्रॉफिट, सेल्स, ये सब मतलब बचपन से देखते देखते कहीं ना कहीं दिमाग में था कि इससे रिलेटेड कुछ करना है। किस साल में आपका सीए मतलब एग्ज़ाम? मैं 2017 में सीए का क्वालिफाई की हूँ। उस समय मैं मतलब 21 साल की ही थी, तब मेरा रिजल्ट आ गया था। इंटर के बाद, +2 के बाद कितने साल आप तैयारी की थी? मैम ये जैसे कि सीए का नॉर्मली 3 स्टेप में होता है। आपका सीपीटी होता है, आईपीसीसी होता है और फाइनल होता है। दिस इज द एग्जाम का एग्जाम। हाँ। और मेरा जो तैयारी था टोटल 4 साल का था। आप देखेंगे जैसे 2013 में मैंने 12th का एग्ज़ाम पास किया था, और वहाँ पे भी उसके बाद फिर जैसे ही उसके बाद जून में एग्ज़ाम होता है सीपीटी का, मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊँगी। अभी मैं मार्च में पूरा आपका सीए का मतलब 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, उसके तुरंत बाद 2 महीने पढ़ के आपको 6 बुक मिलते हैं, उसमें भी 6 से 8 बुक, उसको पढ़ के आप 2 महीने में कैसे एग्ज़ाम दे सकते हो। फिर मतलब मेरे एक मेंटर हैं जिनसे मैंने 11th 12th में भी काफ़ी गाइडेंस ली थी, मिलन सर, मिलन कॉमर्स क्लासेस हैं उनका। उन्होंने बोला कि आप एग्ज़ाम तो दो, हाँ, हम हैं आपके साथ, तो करें। हाँ, आप एग्ज़ाम तो दो, आप बस क्लास आओ करो, 1 घंटे घर पे जाके पढ़ना, आपका हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं था, उन्होंने ऐसे बोला तो मैंने मतलब उनके यहाँ से ही कोचिंग लेके सीपीटी में बेगूसराय से ही पास आउट करके गई। बाकी का सफ़र मेरा मतलब दिल्ली में स्टार्ट हुआ। मेरे पास ऑप्शन था कि आप या तो दिल्ली जा सकते हो या कोलकाता जा सकते हो, क्योंकि मेरे मतलब कि एक एल्डर सिस्टर है मेरी जो कि वो दिल्ली में पहले से थी, तो कलकत्ता मेरे लिए पूरा नया शहर होता, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं दिल्ली चली जाती हूँ।
दिल्ली जाके फिर वहाँ आईपीसीसी की कोचिंग ली। पूरे मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा बोथ ग्रुप क्लियर हो गया, आईपीसीसी का भी। घर में भी सब कुछ खुश, सब लोग खुश हुए। फिर क्या हुआ कि आपका आर्टिकलशिप होता है 3 साल का, वो मैंने कंप्लीट करते ही फिर आपका साथ में मेरा सीए फाइनल का भी एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो मतलब ये किस साल आपका फाइनल हुआ है? 2017 में मैम। 2017 में आप फाइनल हाँ जी, एज अ सीए बन गई थी। यस मैम। आप उस वक्त और अभी की बात है कि आप एज अ मतलब सीए के बाद किस तरह की नौकरी लगती है और आप किस तरह की नौकरी कर रहे हैं? मैम सीए के बाद तो आपका मतलब मार्केट में आप काम, जैसे कि आप काम सीख जाते हो आर्टिकलशिप में। आप किसी भी सीए के अंडर जो प्रैक्टिसिंग होते हैं उसके अंदर आप ट्रेनिंग लेते हो, उसमें आप काम सीख जाते हो। पर जब से ही आपको डिग्री मिलती है ना, तो आपका इज्जत, ओहदा सब कुछ बढ़ जाता है। आपके साइन की वैल्यू हो जाती है। आप कितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले लो, बैंक ले लो, एनबीएफसी ले लो, हर किसी को सीए सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो मेरा तो जैसे ही क्लियर हुआ तो मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था मैम। कहाँ, किस कंपनी में? कैंपस प्लेसमेंट में मेरा शॉर्ट लिस्टिंग 3 कंपनी में हुआ था, जिसमें से 2 का इंटरव्यू फर्स्ट डे था, दूसरे का इंटरव्यू सेकेंड डे था। फर्स्ट डे में मेरा एक IOCL में था, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में, और सेकेंड एक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। क्या हुआ, IOCL में मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, उसका मतलब वजहवश मेरा नहीं हो पाया उसमें। फिर मेरा शॉर्ट लिस्टिंग सेम डे इंडिया बुल्स में हो गया। मेरी ज्वाइनिंग मतलब हो गई थी उसी साल। 2 साल में इंडिया बुल्स के साथ एसोसिएटेड हुई। मैं मतलब इन द मीनवाइल मैं सोच रही थी कि अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूँ। मैंने बहुत सारे सीए को देखा कि जैसे एज अ एडवोकेट अपना खुद का प्रैक्टिस करते हैं, तो वैसे एज अ सीए भी खुद का बिजनेस स्टेबल करते हैं, खुद का सजेशन देते हैं। तो ऐसा भी मतलब इसमें क्या करना होता है एग्जैक्टली? बहुत लोगों को नहीं पता है कि सीए क्या क्या करते हैं। सीए जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा प्लेसमेंट हो गया था, फिर जैसे 1 साल हुआ ना, मतलब मुझे एक मार्केट एक्सप्लोर करने का टाइम चाहिए था। आफ्टर क्वालिफाइंग मतलब मेरे पास प्री क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस था, जो कि थोड़ा इररिलेवेंट होता है अगर आप उसको अपने सीवी वगैरह पे आप मतलब एक कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते मार्केट को लेके। एज अ स्टूडेंट और एज अ प्रोफेशनल दोनों की लाइफ बिल्कुल अलग होती है। जी बिल्कुल अलग। प्रोफेशनल बनने के बाद जैसे ही 1 साल हुआ, मैं सोच रही थी कि अपने ही प्रैक्टिस में आऊँ। फिर किसी वजह से मैं छोड़ नहीं पाई जॉब। फिर सेकेंड ईयर जब कंप्लीट हुआ मेरे जॉब का, और उस समय तक ये सिचुएशन आ गया था, पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोविड-19। फिर मैंने सोचा कि अब अपने होम टाउन ही शिफ्ट हो जाना चाहिए, तो मैं अपने प्रैक्टिस में आ गई। मतलब कि आपका अपना मेरा सीए का फॉर्म खोल दिया। जैसे आप बता रही हैं कि लॉयर लोग प्रैक्टिस करते हैं, सीए लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो सीए लोग नॉर्मली आपका प्रैक्टिस एरिया उनका होता है सारा फाइनेंशियल रिलेटेड काम, चाहे वो जीएसटी हो, आपका आईटीआर हो, या फिर कहीं पे कोई सर्टिफिकेशन देना हो, जैसे स्टॉक स्टेटमेंट। आजकल बैंक लोग लोन भी कर रहे हैं ना, तो वो सीए के ही सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट पे लोन कर रहे हैं। बाकी उनका और भी एडवाइजरी, जैसे कि गवर्नमेंट कहीं का भी ऑडिट कराती है, तो उसमें भी सीए ही जाते हैं। आपका दिल्ली पुलिस का ऑडिट हो गया, किसी भी बैंक का हो गया ऑडिट। इसी में से मैं एक सवाल पूछूंगी, जैसे एज अ इनकम टैक्स ऑफिसर्स, इनकम टैक्स जो एडवोकेट होते हैं, उनका काम और आपका काम क्या कुछ एक इक्विवेलेंट है कि कुछ डिफरेंट है उसमें? मैम देखिए, क्या है, जो आपका लॉयर लोग काम करते हैं उनको बेसिकली फाइनेंस की नॉलेज होती है, क्योंकि वो लोग भी, उनका भी सब्जेक्ट होता है। बट जो सीए होते हैं उनका फाइनेंशियल पे ही पूरा फोकस होता है, क्या होना है, कैसे कॉस्टिंग होनी है। कॉस्टिंग से लेके, अकाउंटिंग से लेके, आपका इनकम टैक्स से लेके, जीएसटी से लेके, हर चीज़ पे सीए को स्पेशलाइजेशन मिलता है। उनका हर एक सब्जेक्ट इतना डीप नॉलेज होता है उनको कि उनका कहीं ना कहीं ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू। ऑब्वियसली सबका विभाग, एक्चुअली ये आम लोग नहीं जानते, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे। बेगूसराय से अभी किस किस से आप एसोसिएट हैं जिसका आप अकाउंट देख रही हैं, बाकी कुछ जो आप बताएं वो देख रही हैं? मैम जैसे कि हम लोगों में मतलब हम लोग का एथिक्स होता है कि हम मतलब क्लाइंट के बारे में डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये तो वाकई बहुत है। चलिए मैं ये बात पूछना चाहूँगी कि कैसे तैयारी करनी चाहिए अगर आप बेगूसराय के बच्चों या फिर इस स्टूडियो में जो वीडियो देख रहे हैं उनको अगर आपको बताना होगा कि एक सीए बनने के लिए कैसी तैयारी करनी चाहिए, कहाँ कोचिंग लेना चाहिए, किस तरह की किताबें पढ़ना चाहिए, कितना शेड्यूल रहना चाहिए, क्या आपका पूरा
दिन का रूटीन रहता है वो बताएं आप हमें कुछ। सबसे पहले तो मैम जिसको भी सीए करना है वो अपने आप से पूछे कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या फिर कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। और ख़ुद से पूछो कि आप 12 से 16 घंटे पढ़ सकते हो एक दिन में, तो आपके लिए ये कोर्स है। कुछ लोग होता है मतलब इसमें टाइम लगेगा, और अगर आप रिज़ल्ट देखेंगे इसका तो कभी 3% आता है, कभी 1% आता है, कभी 5% आता है। तो 100 में से अगर 5 बच्चे पास हो रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि बाकी 95 बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ सब लोग रहे हैं, पर आपको एकदम कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ना है। बाकी आप जैसे कि कोचिंग और बुक्स की बात कर रहे हैं, तो कोचिंग नॉर्मली आपको जैसे 12th करते के साथ एक तो आपका 2 रूट है सीए में जाने का। एक आपका हो गया कि आप ग्रेजुएट हो, उसके बाद आप एंट्री लो, तो उसमें आपको 3 साल लगते हैं। तो उसमें ज़्यादा साल लग जाते होंगे ना? हाँ, उसमें आपका मतलब कैरियर का वैल्यूएबल 3 इयर्स जो आपका यंग एज होता है वो आपका एक तरह से मतलब क्या कह सकते हैं उसको कि आपका नॉन प्रोडक्टिव हो गया एक तरह से। जो बीकॉम का सिलेबस होता है और जो सीए का सिलेबस होता है, बीकॉम का पूरा इंक्लूडेड होता है। आपको बीकॉम में अलग से कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना जो सीए में नहीं है। ओके, ठीक है। तो आप 12th करके सीपीटी का एग्ज़ाम दो। मोस्ट प्रोबेबली नॉर्मली बच्चे अब थोड़ा फास्ट हो गए हैं तो जून अटेम्प्ट ही देते हैं, जैसे मैंने दिया था। जून अटेम्प्ट देते हैं, फिर आप 9 महीने आराम से आईपीसीसी का एग्ज़ाम दो। आप नॉर्मली मुझे मतलब जैसे फ्रेंड सर्कल में और भी लोग सीए करने गए हैं, तो मुझे कंपैरेटिवली दिल्ली ज़्यादा बेटर लगता है कोलकाता से। मतलब मेरा पर्सनल आपका हुआ था तो उस साल बेगूसराय के और बच्चों का सीए में मेरे साथ एक और मेरी मतलब फ्रेंड थी, उनका भी सीपीटी हुआ था। वो मतलब अभी फाइनल नहीं कर पाई हैं। अच्छा। हाँ, तो ऐसा मतलब मिलन कॉमर्स से ही बच्चे 2-3 बच्चे पास हुए थे उस साल में, जिस साल मैं पास हुई थी। मिलन कॉमर्स कौन चला रहे हैं, उनके बारे में कुछ हमें बताएं। मिलन सर चला रहे हैं वो। मतलब मैं उनसे 2011 से एसोसिएटेड हूँ। 2011 में कॉमर्स चूज़ किया था, तो मतलब बेगूसराय का एक मोस्ट रेप्यूटेड कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन है आपका मिलन कॉमर्स, और सर भी बहुत हेल्पफुल हैं आपको। मतलब एक मेंटर होता है ना, एक टीचर होता है, एक मेंटर होता है। टीचर के साथ साथ उन्होंने मेंटर का काम किया। मेरा स्कूलिंग हुआ BRDAV पब्लिक स्कूल से, रिफाइनरी टाउनशिप से। उसमें भी मैं टॉपर रह चुकी हूँ स्कूल की, बैच टॉपर। मतलब आप शुरू से तो पढ़ने में बहुत तेज हैं। उनको भी क्रेडिट दूंगी, उनको भी क्रेडिट दूंगी। मतलब मेरे से ज़्यादा वो मुझ पे भरोसा करते थे कि ठीक है आप कर लोगे। कैसा लगा था जब आपको ये था कि आप सबसे यंगेस्ट सीए हैं, तो फैमिली में तो बहुत खुशी हो गया, आपको कैसा फील हुआ था? मुझे तो लगा कि मैं मतलब आसमान छू रही हूँ। पापा मम्मी सब लोग, एक एक्सपेक्टेशन हो जाता है। जैसे कि आपका अगर आपका 2 एग्ज़ाम निकल गया है ना साथ में, तो 3rd एग्ज़ाम के लिए लोग श्योर हो जाते हैं कि अब तो आपका हो ही जाना है। आपने तो एक मिसाल सेट कर दिया 21 साल में। हाँ। उससे कम में और कौन करेंगे? ये तो चैलेंज है, ये चैलेंज है, सारे यूथ को चैलेंज है, स्पेशली गर्ल्स को चैलेंज है। गर्ल्स को चैलेंज है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोग बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट का, पर ऑन द बेसिक ग्राउंड लेवल क्या है कि लोग, जैसे मैं भी बोल दूंगी कि लड़की को बढ़ावा दो बढ़ावा दो, आप भी बोलोगे, सब लोग बोलते हैं, बट अगर आप अपने आप को प्रूफ करोगे तभी तो आपको कोई बढ़ावा देगा। आज अगर मैं यहाँ हूँ, मेरे फैमिली वाले इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे फादर मेरी मदर, तो मैंने कुछ अपने आप में प्रूफ किया होगा, तभी वो सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरा मैसेज है हर लड़की को कि आप लोग मेहनत करो, और मतलब इतना छोटा सा वर्ल्ड नहीं है, जैसे आप जितना देख रहे हो इतना वर्ल्ड लिमिटेड नहीं है। Obviously. आप जितना दूर जाओगे मतलब अनलिमिटेड है। आप जितना एक्सप्लोर करोगे, जितना आगे बढ़ोगे, और आज के डेट में लड़की जो आगे बढ़ चुकी है उसका हाथ पकड़ने वाला आज के डेट में कोई है नहीं। मैं कुछ दिन मुंबई रही थी, जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, महिला सशक्तिकरण, तो मुझे ये लगता है कि जब मैं मुंबई में थी, तो जब फर्स्ट गई थी तो मुझे वहाँ का एथिक्स नहीं पता था। तो वहाँ पे जैसे टिकट लेना हो, सब कुछ लेना हो, या ATM में पैसे निकालने हो, तो हमें तो बिहार की आदत है लेडीज़ फर्स्ट। तो वो आए, मैं तो लड़की हूँ, मैं साइड से ले लूँगी। तो मैं जब साइड से ली तो मुझे लगा अरे सारे लोग मुझे देख रहे हैं। लिटरली जब आप लड़कियों को मतलब आप आगे बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमें लेडीज़ फर्स्ट का नहीं लेना है, हमें बराबरी का हक जब चाहिए तो हर कुछ में बराबरी करना पड़ेगा। बराबरी करना है तो आप भी कॉम्पीट करो, आप भी आगे बढ़ो।
जब तक आप खुद से आगे नहीं बढ़ोगे तो आपको समाज से सारा सपोर्ट ऐसे ही कैसे मिल जाएगा। पहले तो आप अपने आप को कुछ तो प्रूव करो, फिर आपके अभी मतलब पहले के जितना ऑर्थोडॉक्स लोग नहीं सोच रहे अभी हैं। नहीं सोचते हैं, फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, प्लस आसपास के भी लोग बट हमें ज्यादा मेहनत करना है, हमें ज्यादा मेहनत करना, ऑब्वियसली हमें ज्यादा मेहनत करना है कि हमें और हमारी सिर्फ एक कौम नहीं, जो हमारी कौम है, जो हमारी लड़कियों की कौम है, उसको आगे बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ है। और सही बात है, जो आपने सेट कर दिया है मिसाल, वो तो शायद बहुत मुश्किल है, आई डोंट नो, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। सब लोग मेहनत करें, आगे बढ़ें। और मैं मतलब फ्यूचर क्या निधि जी यहीं रहना है कि फिर क्या कोविड खत्म आप भी चली जाएंगी? नहीं, ऐसा तो नहीं। अब मेरा यहीं पे प्लान है, मैंने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है फॉर्म। ये कहाँ पे? आपके घर पे ही आपने? नहीं, ऑफिस लिया है, मतलब मैंने सेपरेट से, कचहरी रोड में ही है मेरा ऑफिस। अच्छा। और मैम मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा क्लाइंटेज इतना बढ़ जाए कि बिहार में किसी से भी पूछ लो निधि गुप्ता सीए, तो सब लोग जाने। ऑल द बेस्ट। जरूर होगा, जरूर होगा। जब आपने इतने बड़ा मिसाल कर दिया तो ये भी नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। उसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ। आपको एक प्रोफेशनल बनने के बाद भी आपको उतना ही पढ़ना पड़ता है जितना आप पहले स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते थे। जी बिल्कुल। रोज अपडेट आते हैं। कामयाबी बनाए रखने के लिए आपको मेहनत उतनी ही करनी होती है, और इवन की ज्यादा करनी होती है। यस, क्योंकि सिर्फ इसमें पढ़ना नहीं है, हर कुछ सोचना है। हाँ। और स्टूडेंट में आप कुछ गलती कर दो तो चलेगा। आप एक प्रोफेशनल के बाद आप एक्सपेक्टेड नहीं हो कि आप कुछ गलत कर दो, तो इसीलिए। निधि जी हॉबी क्या है आपकी, ये बताएं हमें। हॉबी मेरी डांसिंग है मैम। वो तो मैं नहीं, वो सिर्फ गाना कुछ गुनगुना सकती है मैम? गाना नहीं आता है, गाने सुनना पसंद है सिर्फ। हाँ, लिसनिंग म्यूजिक इज माय हॉबी, बट डांसिंग इज मोर ऑफन लाइक, मतलब ऐसा बाराती डांस और मतलब ऐसा अच्छा डांस। अच्छा डांस कहीं पे मतलब ट्रेनिंग ली या फिर ऐसे ही? ट्रेनिंग नहीं, मतलब मुझे थोड़ा फिटनेस पसंद है, तो इसलिए मैं जुम्बा को प्रेफर करती हूँ। मैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेती हूँ अपना फ्री टाइम में। निधि जी एक सवाल पूछना है, जिस तरह से आपने, ठीक है, आपने अपने प्रोफेशन को चुना, आपको ये पसंद है, आप इसमें जीना चाहते हैं। बहुत सारे अभी जैसे यूथ है नेगेटिविटी में बहुत जा रहे हैं, मतलब अगर आप देखें डिप्रेशन में बहुत जा रहे हैं, वो IAS बन के भी सुसाइड कर लेते हैं, बहुत अचीव करने के बाद भी है। जिस तरह, ठीक है, अभी सुशांत सिंह का अभी CBI जांच हो रहा है, मगर स्टार्टिंग में जैसे उनका सुसाइड का बात आया, तो ये कि इतने ऊपर जाने के बाद भी कैसे कोई डिप्रेशन में रहता है, तो आप क्या इसके बारे में हमारे यूथ को कुछ बताएंगे कि ये डिप्रेशन, जिस तरह से मैंने हॉबी इसलिए आपसे पूछी कि एक हॉबी होता है खुद के लिए, तो उसके बारे में आप मुझे कुछ बताएं। मैम देखिए, डिप्रेशन एक बीमारी है, ये तो सबको समझना पड़ेगा आज के डेट में। जैसे सिर दर्द, पेट दर्द एक बीमारी है, वैसे ही डिप्रेशन भी बीमारी है। आज की डेट में जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसका एक मुझे सबसे बेसिक रीज़न लगता है कि आप जो हो, आप वो शो नहीं कर रहे हो। मतलब प्रिटेंड करते करते लोग इतना चेंज हो जा रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि वो खुश हैं या नहीं है, बस वो हंस रहे हैं। दूसरी बात, आप एक हॉबी रखो अपना, हॉबी इज़ मस्ट। ठीक है, कोई भी इंसान, आप, मैं, कोई भी पूरे टाइम काम को नहीं कर सकता, और पूरे टाइम बहुत लोग होता है कि वो कहते हैं मेरा सोना हॉबी है। सोना हॉबी नहीं हो सकता। सोना हॉबी बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। पर लोग अपना फ्री टाइम ऐसे ही स्पेंड करते हैं। रेस्ट इज हॉबी, मतलब ऐसे रिलैक्सिंग इज हॉबी, बट सोना इज नॉट हॉबी। तो क्योंकि यूथ को मैं भी इस दिन बोलना चाहती हूँ कि जो सो के अपना जिंदगी नहीं बर्बाद करना, खुश रहने के लिए, मतलब आप हॉबी ये होता है कि जिससे आप खुश हो सके। आप कुकिंग करो, कुछ भी करो। ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मली लोग मेल कुकिंग नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मेरा ब्रदर अच्छा खाना बनाता है तो वो बनाता है। हाँ, ये सही बात है। नॉट डेली, ओकेजनली बना सकता है। तो हर किसी के पास एक हॉबी होना चाहिए, प्लस वो क्या कर रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट होगा, ये चीज़ उनको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, गलती सबको ही करते हैं। अगर मान के चलिए हम लोग भी कुछ, ठीक है, अगर मैंने एक बार में सब कुछ फाइनल पास कर लिया, CA बन गई, इन केस मेरा नहीं होता तो हो सकता है मेरे भी दिमाग पे थोड़ा असर पड़ता नेगेटिव,
पर इसका ये मतलब नहीं है, फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को। और ये भी डिप्रेशन का ये बहुत बड़ा वजह है कि ठीक है, आपने अपने लिए जीना छोड़ दिया और भीड़ में आप एकदम भीड़ का हिस्सा बन गए और बिल्कुल घोड़ा चाल पे चल रहे हैं, मगर उसमें बहुत बड़ा रोल फैमिली का भी है, क्योंकि इतना ना एक्सपेक्टेशन हाई हो गया है कि मैंने आप पे ही बोला कि जो आपने सेट किया, हो सकता है आपके आस पड़ोस के लोग जो है वो उनको टॉर्चर करते, तुमको इसकी तरह बनना है, तो ये टॉर्चर भी कहीं डिप्रेशन तो नहीं है? टॉर्चर मैम एक तरह से देखा जाए कि टॉर्चर तो है डिप्रेशन, बट ठीक है, जैसे जो पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन करते हैं आपसे, वो आपके लाइफ से ज़्यादा नहीं है। कोई भी आपको जो कम्युनिकेशन गैप है अपने और पेरेंट्स के बीच में, आप जो नॉर्मली फ्रेंड्स से शेयर करते हो, आजकल का मार्केट है कि मतलब ट्रेंड चल रहा है कि आप अपने दोस्त को बता रहे हो, और इन रियल माइंड आपका कोई भी एक्चुअल फ्रेंड नहीं होता है। एक्चुअल नहीं होता है। वो अगर कोई आपके बचपन का दोस्त हो तो दैट्स गुड, क्योंकि उस समय आपको पता नहीं होता है, आप कुछ मतलब दिल से जुड़ाव होती है। हाँ, दिल से जुड़े हुए होते हो। अगर आपका एक मैच्योरिटी लेवल के बाद अगर आपका कोई दोस्त बन रहा है तो आप उससे सब कुछ शेयर ना करें, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। और प्लस आप पेरेंट्स से ज़्यादा जुड़े रहें, कुछ भी खुशी हो उसको सेलिब्रेट करें। खुशी बांटने से बढ़ती है, एक बार करके देखो। सिर्फ जैसे ये कहावत है, खुशी बांटने से बढ़ती है, आप बांटोगे तो सच में बढ़ेगी। बट मुझे कहीं पे भी ये भी लग रहा है कि फैमिली की ये तो है ना कि इस तरह का मतलब अभी चल रहा है कि बच्चे माँ बाप से बहुत दूर हो रहे हैं, और स्पेशली मम्मियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसा नहीं कि पापा का है, कि जैसे हम लोग थे तो हम लोग हर कुछ अपने पापा को बताते थे, मम्मियों से डर लगता था कि मम्मी गुस्सा ना हो जाएगी, बट पापा इज़ मतलब सब कुछ एज अ फ्रेंड। तो फैमिली का ऐसा नहीं लगता है कि फैमिली में बहुत कहीं पे लैक हो रहा है, कि आप बच्चे में जो नेगेटिविटी आ रही है उसमें फैमिली का भी सबसे बड़ा मुझे लगता है कि कहीं कहीं पे रोल है? मैम देखिए, जैसे कि अभी उतना जनरेशन इवॉल्व नहीं हुआ है, हर किसी के पेरेंट्स उतना पढ़े लिखे नहीं हैं जितना कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं। आप गए, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मैं गई, डिजिटल मार्केट देखा, फ्रेंड देखे, लाइमलाइट देखा, सब कुछ देख लिया, ठीक है, बट मेरे फैमिली वाले, हो सकता है मेरे मम्मी पापा उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, हर चीज़ मेरी चीज़ समझ नहीं सकते हैं। तो वो जो गैप आ रहा है हम दोनों के समझने के बीच में, वो तो मुझे ही बात करके सॉर्ट आउट करना ये होगा। तो बात है, ये जिम्मेदारी तो बच्चों की है। जब पेरेंट्स हर चीज़ के लिए लिबर्टी देते हैं बच्चे को, तो आप क्यों नहीं अपने पेरेंट्स को सिखा सकते हो कि पापा ठीक है, ये भी करने से अच्छा हो सकता है। अब ये चल रहा है, अब हमें बदलाव लाना पड़ेगा। और इसके लिए बच्चों को, जैसे पेरेंट्स, आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, पेरेंट्स आपको आगे ले जाते हैं, आपके एडमिशन में जाते हैं, आपको छोड़ने जाते हैं, इतना अगर पेरेंट्स कर रहे हैं तो आप अपनी मन की बात तो उनसे शेयर कर ही सकते हो ना। जी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत मतलब निधि जी, ये एक मतलब यूथ का जो आपके एज है, मतलब आप तो उस एज से निकल गई हैं, मगर जो एज है जिसमें मेन चाहिए कि सारे लोग, इवन कि एक मतलब मुझे बोलेंगे 50 से 60% पेरेंट्स पे उंगली उठाते हैं कि जो कम्युनिकेशन गैप हुआ है या फिर डिप्रेशन का है या फिर टॉर्चर करते, हर लोग 100% नहीं होते, उसमें फैमिली का बहुत बड़ा ये रहता है, जो सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, टॉप नहीं होने या फिर बेस्ट होने नहीं हो पा रहे। बट कहीं ना कहीं बच्चों की भी है कि बच्चों को बताना पड़ेगा कि अब वो जो कम्युनिकेशन गैप है वो क्या है, बदलाव कैसे आया है। इसके लिए बच्चों को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक चीज़ ये भी है, जो पेरेंट्स नॉर्मली जो टॉर्चर आप बोल रही हो कि टॉर्चर करते हैं, आप ये करो, इसमें ना सोसाइटी का, पेरेंट्स से ज़्यादा सोसाइटी का रोल है। सोसाइटी फोर्स करती है पेरेंट्स को कि लाइक अगर आपकी बेटी 20 साल की हो गई है तो वाई सी इज़ नॉट गेटिंग मैरिड। हाँ, ये तो ठीक है, बट वो तो बहुत फोर्सफुल हर एक चीज के लिए, करियर के लिए आपका, ठीक है, आपका बच्चा तो 4 साल से बाहर है, क्या बना, क्या किया, कितना कमाया, क्या सैलरी है। सैलरी इज गुड, आप पूछो, ठीक है, बट सैलरी के मेजरमेंट पे आप हर किसी को नहीं जांच सकते हो। कौन कितना खुश है, दैट इज मोर रेलिवेंट। ये दोनों पक्ष की बात है। फैमिली और प्लस आप जो बोल रहे हो कि आईएएस सुसाइड कर लेते, तो उनके पास पैसे की कौन सी कमी होती है जो वो सुसाइड कर लेते हैं? यही तो बात है। ही इज नॉट हैप्पी। डिप्रेशन खुशी का मतलब ये भी बात कर सकते हैं हम लोग कि जैसे खुशी मतलब हॉबी, और लोग
किस में खुशी मिल रही है वो भूल रहे हैं। हाँ, भूल रहे हैं लोग, अपनी हॉबी को छोड़ दिए हैं। ऑलमोस्ट लोगों के पास हॉबी नहीं है। जो बच्चे हैं, जैसे हम लोग आउटडोर गेम खेलते थे, 4 बजे के बाद हमारा मतलब ग्राउंड में था, हमारे फ्रेंड वेट करते थे, चलो भाई हम लोग को कबड्डी खेलना, ये खेलना। बट अब के बच्चे खेलने ही नहीं जाते हैं, उनकी हॉबी तो सिर्फ मोबाइल चलाना है। तो फिर ये अब मोबाइल लिटरली इज अ डिप्रेशन, मतलब सर में दर्द होगा और बहुत तरह की चीज़ देखेंगे लोग। तो ये भी कहीं पे है कि हमारा जो लिविंग स्टाइल है वो चेंज हो गया है। तो इसमें भी मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पेरेंट्स को दोष दूंगी इस बात के लिए। आप अपने बच्चे को मतलब एक नॉर्मली देखती हूँ मैं, बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा है तो उसके हाथ में मोबाइल है, मिल गया। हमें तो डांट पड़ती थी, हमें मोबाइल नहीं था। नहीं, वैसे भी अगर हम जैसे 10th क्लास तक में भी उस समय तक तो आ गया था सबके पास। हाँ। तो उस समय भी हम अगर पढ़ाई के टाइम पे कुछ और कर रहे हैं तो हमें डांट पड़ती थी। मोबाइल चाहिए तो अभी क्यों चाहिए, रीज़न पूछा जाता था। आज के डेट में बच्चा मतलब सबका खुद का मोबाइल है, सबका खुद का मोबाइल है। प्लस इनफैक्ट जो अब बाहर खेलने जाने की बात कर रहे हैं, मेन बात ये है कि पेरेंट्स जाने नहीं देते, वो इनसिक्योर भी फील करते हैं कि कुछ हो ना जाए, जो कि वैलिड है। बट आप अपने सोसाइटी में अपनी नजर के सामने बच्चों को खिलाएं, सामने आप बच्चों को खिलाएं। अगर आपके पास थोड़ा फ्री टाइम है तो आप उनके साथ स्पेंड भी करें, खुद भी खेल सकते, टाइम दे बच्चों को टाइम दे। मुझे ये लग रहा है कि जैसे आपने एक वर्ड बोला, बच्चों को टाइम देना, ये भी नहीं हो पा रहा है अभी, क्योंकि जितना जुड़े हम लोग उस वक्त अपने मम्मी पापा से, तो हमारे बच्चे उतने नहीं जुड़ रहे क्योंकि हम उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो बच्चे अपनी बात किसको बताएंगे, तो वो बचपन से ही कम्युनिकेशन गैप स्टार्ट हो जा रहा है। हाँ, ऑब्वियसली। और प्लस जैसे कि ठीक है काम करिए आप, बट एक लिमिट में काम कीजिए। जैसे कि लोग कह रहे हैं बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, आप संडे का ऑफ लीजिए, मस्ट है। आप अगर 7 दिन काम करेंगे तो आपका मंडे का वो प्रोडक्टिविटी नहीं होगा जो आपका होना चाहिए। आप मंडे टू सैटरडे काम कीजिए, संडे को ऑफ लीजिए। अपने घर वालों, फैमिली वालों को, जो भी है, आप मैरिड हैं, बच्चे हैं तो बच्चों को टाइम दीजिए। फैमिली है, मम्मी पापा हैं, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो उनको टाइम दीजिए। फिर आप मंडे को आप फिर से ऑफिस का काम करेंगी या फिर जो भी आपका प्रोफेशन है, तो उसमें प्रोडक्टिविटी आपको रिमार्केबल आपको दिखेगा कि मैं अगर संडे भी काम करती तो मंडे को इतना एफर्ट मेरा नहीं होता, इतना आउटपुट नहीं निकल पाता। हमारा तो एक्चुअली जैसे अब इस सवाल से मैं हटती हूँ क्योंकि बहुत हो गया मम्मी पापा के बारे में बात। हमारे यहाँ जो एक सेटलमेंट की परिभाषा है लड़कियों के लिए कि शादी कब होगी, तो मैं इस वजह से नहीं पूछ रही हूँ कि शादी कब होगी आपकी, क्या प्लानिंग है, कब आपको मतलब शादी के लिए सोचना है आपको, कब शादी करना है? मैम अभी तो फिलहाल मेरा 4 साल के लिए कोई प्लानिंग नहीं है शादी का। आई एम 24 नाउ, पर अभी मेरी एक एल्डर सिस्टर भी हैं, उनकी शादी होगी, तो एज ऑफ नाउ आई एम सेफ। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आपकी एल्डर सिस्टर है, वरना मतलब आस पड़ोस की आंटियां तो आपको तंग कर देती। वही पीयर प्रेशर। हाँ, आपके एज के बच्चों की तो शादी हो जाती है। चलिए निधि जी, बहुत बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि आपके इस वीडियो से लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी, और ख़ास के जो सीए की तैयारी करना चाहते हैं या फिर चार्टर अकाउंट बनना चाहते हैं उनको बहुत कुछ मिलेगा। और आपकी मिसाल को पता नहीं बेगूसराय के कौन लोग जो उसको कम्पीट कर पाएगा। धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग सब लोग पढ़ो, आगे बढ़ो। एजुकेशन ही एक ऐसा सोर्स है जिससे आप पूरा वर्ल्ड में चेंज ला सकते हो विदाउट एनी वेपन। दे दो। ठीक है। एंड जो आपका सेकेंड चीज़ है, आप अपना एक गोल और एक हॉबी, आप दो चीज़ को नहीं छोड़ना है, कभी दो चीज़ को नहीं छोड़ना है। अपने लिए केयर करना है हर किसी को। ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, इन स्पाइट ऑफ दैट आपको अपने लिए भी सोचना है और अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, अपने पर्सनालिटी ग्रोथ पे आपको ही काम करना पड़ेगा। वो आपको कोई एक दिन में नहीं सिखा सकता। आपको रोज थोड़ा थोड़ा इवॉल्व होना है, रोज कुछ सीखना है और रोज कुछ नया करना है। थैंक यू एवरीवन। हाय एवरीवन, दिस इज सीए निधि गुप्ता। मैं अभी केवी स्टूडियो के साथ एसोसिएटेड हूँ। मेरा इंटरव्यू था। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, केवी स्टूडियो का एक यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, प्लीज़ उसको लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि आपको भी अपने करियर से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे और क्या हो रहा है डिजिटल मार्केट में। आप बाहर के नॉलेज को तो जान ही रहे हैं, आपके लोकल एरिया में क्या हो रहा है इससे भी आप अपडेटेड रहें। और एक फेसबुक पेज भी है रोशन सर का,
जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, उसको भी आप फॉलो करें। थैंक यू।